सोचिए एक कोर्ट रूम खचाखच भरा है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सबसे मशहूर वकील और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया वकील जिसका शायद ये पहला या दूसरा ही केस है। केस का फैसला आने वाला है और सबको यही लगता है कि जीत तो बड़े वकील की ही होगी। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, अपना चश्मा ठीक करते हैं और कहते हैं इस केस का फैसला 1973 के एक पुराने जजमेंट के आधार पर किया जाएगा। और बूम, एक पल में पूरा केस पलट जाता है और वो नया वकील केस जीत जाता है। बिल्कुल। और सब हैरान रह जाते हैं कि भाई आज के जमाने में 50 साल पुराना फैसला क्यों? ऐसा क्या था उस पुराने फैसले में जिसने एक इतने नामी वकील को हरा दिया? कैसे एक पुराना केस आज भी इतना पावरफुल हो सकता है? इसी कैसे और क्यों का जवाब देने के लिए हम वापस आ गए हैं। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये है वकील साहब की नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। ये टॉपिक जुडिशियल प्रेसिडेंट आप सबकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट में से एक था। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो लॉ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और वकीलों की जीत हार तय करता है। तो चलिए आज इस पर एक गहरी और आसान चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या भला जुडिशियल प्रेसिडेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक पूर्व नजीर। एकदम आसान भाषा में अगर समझें तो ये कोर्ट का एक उसूल है कि जो हमने पहले किया था वैसा ही अब करेंगे। मतलब अगर एक जैसे फैक्ट्स वाला केस दोबारा आता है तो कोर्ट वही फैसला देगा जो पहले दिया था, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। बिल्कुल। इसका जो मेन मकसद है ना, वो है कानून में एक सर्टेनिटी लाना। सर्टेनिटी मतलब एक रूपता। हाँ, सर्टेनिटी और कंसिस्टेंसी दोनों, ताकि ऐसा ना हो कि कानून जज साहब के पर्सनल मूड पर चल रहा है कि आज मूड अच्छा है तो ये फैसला, कल खराब है तो कुछ और। नहीं, वो सेट सिद्धांतों पर चले। और इसी के लिए एक लैटिन कहावत भी है, स्टैरे डिसीसिस। अरे रुकिए, ये भारी शब्द आ गया। लॉ स्टूडेंट्स तो शायद समझ जाएंगे, पर बाकी लोगों के लिए स्टेरी डिसीसिस क्या? स्टेयर डिसाइसिस सुनने में भारी है, पर मतलब बहुत ही सिंपल है। टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस, यानी जो फैसले हो चुके हैं उनके साथ खड़े रहो, उन्हें बार बार बदलो मत। अच्छा। सोचिए, अगर हर बार एक ही जैसी केस में अलग अलग फैसला आने लगे तो लोगों का कानून से भरोसा ही उठ जाएगा। ये सिस्टम की नींव है और हमारे संविधान का आर्टिकल 141 इसी को कानूनी ताकत देता है। वो साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला भारत की सभी अदालतों पर लागू होगा। मतलब वो सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि कानून बन जाता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का नियम हो गया। पर क्या सारे पुराने फैसले एक जैसे पावरफुल होते हैं या इसमें भी कोई फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर पूरा खेल छुपा है। मोटे तौर पर दो तरह के प्रेसिडेंट्स होते हैं। एक होता है हुक्म, जो मानना ही पड़ता है, और दूसरी होती है सलाह, जिसे आप सुन सकते हैं पर मानने के लिए मजबूर नहीं है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहले हुक्म की बात करते हैं। इसे कहते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट, बाध्यकारी पूर्व नजीर। जैसा नाम वैसा काम। ये निचली अदालतों को बांध देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाई कोर्ट और निचली अदालत को मानना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। ये कंपल्सरी है। इसका कोई दमदार उदाहरण है? कोई ऐसा केस जिसने देश का कानून हमेशा के लिए बदल दिया हो? सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। ये वो दौर था जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों को लेकर एक बड़ी खींचतान चल रही थी। पार्लियामेंट का मानना था कि उनके पास संविधान को किसी भी हद तक बदलने की अनलिमिटेड पावर है। वो चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं, यहाँ तक कि लोगों के मौलिक अधिकार भी। तब सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, पर उसकी नींव, उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए, आप एक घर का रंग बदल सकते हैं, नए कमरे बना सकते हैं, दीवारें बदल सकते हैं, पर आप उस घर के नींव के पिलर नहीं तोड़ सकते। सही बात है। अगर पिलर टूट गया तो घर ही गिर जाएगा। एग्जैक्टली। और ये फैसला आज भी हर कोर्ट के लिए एक पत्थर की लकीर है। ये एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। आज भी जब पार्लियामेंट की शक्तियों पर सवाल उठता है तो यही केस ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। हमारे शुरुआती कहानी वाले कोर्ट रूम में जज साहब ने इसी तरह के किसी बाइंडिंग फैसले का जिक्र किया होगा। तो ये तो हुआ हुक्म जो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आपने सलाह की भी बात की थी। मतलब मैंने वकीलों को अक्सर यूके या अमेरिका के केस कोर्ट में बताते हुए सुना है,
हमारे जज उनके फैसले मानने के लिए मजबूर तो नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? किसी बड़े जज की कोई अतिरिक्त टिप्पणी हो। इसका एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक केस है डोनेगू वर्सेस स्टीवेंसन 1932। ये यूके का केस है, भारत का नहीं। कहानी यह है कि एक महिला मिसेस डोनेगू अपनी दोस्त के साथ एक कैफे जाती है। दोस्त उसके लिए जिंजर बियर की एक बॉटल खरीदती है जो गहरे रंग की थी, तो अंदर क्या है दिख नहीं रहा था। जब मिसेस डोनेगू बियर अपने ग्लास में डालती है तो उसके साथ एक सड़ा हुआ घोंघा मतलब स्नेल भी निकलता है और वो बेचारी बीमार पड़ जाती है। अब यहाँ एक कानूनी पेच था। मिसेस डोनेगू ने बोतल खुद नहीं खरीदी थी, उसकी दोस्त ने खरीदी थी, तो दुकानदार से उसका कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। उस जमाने के कानून के हिसाब से वो दुकानदार पर केस नहीं कर सकती थी, तो वो किस आधार पर केस करे? अब कोर्ट ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिसे नेबर प्रिंसिपल कहते हैं। कोर्ट ने कहा कि बनाने वाले यानी मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी सिर्फ दुकानदार तक नहीं बल्कि उस अंतिम व्यक्ति तक है जो उस चीज का इस्तेमाल करेगा। आपको अपने पड़ोसी का ध्यान रखना होगा, और यहाँ पड़ोसी का मतलब वो हर व्यक्ति है जिस पर आपके काम का सीधा असर पड़ सकता है। What's fascinating here is, ये फैसला यूके का है, इसलिए भारत की अदालतों पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं है। पर जब भी हमारे देश में लापरवाही यानी नेग्लिजेंस से जुड़े केस आते हैं तो हमारे जज आज भी इस केस से प्रेरणा लेते हैं कि बनाने वाले की जिम्मेदारी बनती है। ये एक परफेक्ट पर्सुएसिव प्रेसिडेंट है, एक अच्छी सलाह जो हुक्म नहीं है पर बहुत काम की है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि 100 पेज का पूरा जजमेंट ही प्रेसिडेंट होता है और उन्हें पूरा रटना है, पर ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वकील की असली समझ काम आती है। एक जजमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक काम की बात और दूसरी कह सकते हैं अतिरिक्त ज्ञान। जो काम की बात है यानी फैसले का वो कानूनी सिद्धांत जिसके आधार पर केस जीता या हारा गया, उसे कहते हैं रेशियो डिसिडेंडी, निर्णय का मूल सिद्धांत। सिर्फ यही हिस्सा बाइंडिंग होता है। और जो अतिरिक्त ज्ञान है, मतलब जज साहब की कुछ और बातें जो उन्होंने कह तो दी पर वो केस का मुख्य आधार नहीं थी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, अतिरिक्त टिप्पणियां। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं या जज की अपनी राय। ये सलाह मतलब पर्सुएसिव तो हो सकती हैं पर हुक्म यानी बाइंडिंग नहीं। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस सुधांशु शेखर मिश्रा 1968 केस में साफ की थी। एक मिनट, मुझे यहाँ एक शक हो रहा है। ये सुनने में बहुत सब्जेक्टिव लगता है। मतलब एक ही जजमेंट पढ़कर एक वकील कह सकता है कि ये लाइन रेशियो है और दूसरा वकील कह सकता है नहीं नहीं ये तो बस ऑबिटर है। क्या ये तय करना इतना आसान है? बेहतरीन सवाल, और यही तो असली कोर्टरूम बैटल है। आपने नस पकड़ ली। दो वकील एक ही 100 पेज का जजमेंट पढ़ते हैं और पूरी तरह से अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। कोर्ट में जीतने वाला तर्क अक्सर इसी बात पर टिका होता है कि कौन सा वकील जज को ज्यादा बेहतर तरीके से ये यकीन दिला सकता है कि जो पॉइंट उसके केस को सपोर्ट करता है वो पिछले जजमेंट का असली रेशियो था और जो पॉइंट विरोधी के केस को सपोर्ट करता है वो महज ओबिटर था। असली खजाना यही है। अच्छा, तो ये सब सुनने के बाद एक बात मेरे मन में आ रही है जो बहुत खतरनाक लग रही है। अगर हमें 1973 या 1950 के फैसलों को मानना ही पड़ेगा, तो क्या हम पुराने और शायद गलत हो चुके विचारों में बंद कर नहीं रह गए? दुनिया बदल गई है, समाज बदल गया है। क्या कानून के पास अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। कानून कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होता, उसे समय के साथ बदलना पड़ता है। और सिस्टम के अंदर ही इस जंजीर को तोड़ने के तरीके भी मौजूद हैं। जैसे कि? सबसे सीधा और पावरफुल तरीका है ओवर रूलिंग यानी निरस्त करना। जब कोई बड़ी अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही या किसी निचली अदालत के पुराने फैसले को गलत ठहराकर पूरी तरह से रद्द कर देती है, वो साफ कहती है कि वो कानून अब सही नहीं है और उसकी जगह एक नया कानून बनाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ 6 साल बाद केशवानंदा भारती 1973 केस में 13 जजों की एक बड़ी बेंच बैठी। इस बेंच ने गोलकनाथ के फैसले को ओवररूल कर दिया यानी निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बदल तो सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाए बिना। तो देखिए,
कैसे एक बड़े प्रेसिडेंट को एक और बड़ी बेंच ने समय की जरूरत के हिसाब से बदल दिया। ये कानून का विकास है। ये घर की नींव को गिराकर एक नई मजबूत नींव बनाने जैसा है। ठीक है, ये तो हुआ फैसले को पूरी तरह बदलना, पर क्या कोई और भी तरीका है? मान लीजिए कोई पुराना फैसला पूरी तरह गलत नहीं है, बस एक छोटी सी गलती की वजह से दिया गया हो, जैसे जज साहब ने फैसला देते समय किसी जरूरी कानून पर ध्यान ही ना दिया हो, क्या तब भी उस गलत फैसले को मानना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी के लिए सिस्टम में एक सेफ्टी वॉल्व है। इसे कहते हैं पेर इंक्यूरियम, कानून की अनदेखी में। इसका सीधा मतलब है थ्रू लैक ऑफ केयर या अनदेखी के कारण। यानी जब पुराना फैसला देते समय जज ने किसी बहुत जरूरी कानून या किसी बड़ी अदालत के पहले से मौजूद बाध्यकारी फैसले पर ध्यान ही ना दिया हो, तो उस फैसले को एक गलती माना जाता है, एक नियम नहीं। उसे फॉलो करना जरूरी नहीं होता। ये बात यंग वी ब्रिस्टल एरोप्लेन को लिमिटेड 1944 के केस में साफ तौर पर कही गई थी। हमारे शुरुआती कहानी वाले कोर्टरूम में वो नया वकील शायद यही दलील दे सकता था कि जिस पुराने केस का जिक्र बड़ा वकील कर रहा है वो पेर इंक्यूरियम दिया गया था, और अचानक से वो अजय लगने वाला प्रीसिडेंट बेकार हो जाता। इसके अलावा एक और छोटा टेक्निकल तरीका है सब साइलेंशियो, चुपचाप निर्णय। इसका मतलब है कि किसी कानूनी बिंदु पर कोर्ट में वकीलों ने बहस ही नहीं की और जज ने भी उस पर खास ध्यान दिए बिना फैसला सुना दिया। वो पॉइंट चुपचाप पास हो गया क्योंकि उस पर गहराई से विचार विमर्श ही नहीं हुआ, इसलिए उसे एक मजबूत प्रेसिडेंट नहीं माना जाता। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर 1989 का केस इसी से जुड़ा है। और इन सब के ऊपर कोई एक सबसे बड़ा नियम भी तो होगा जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता हो। बिल्कुल, उसे कहते हैं जुडिशियल डिसिप्लिन, यानी न्यायिक अनुशासन। और ये नियम बेंच की ताकत का है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एक छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले को ओवररूल नहीं कर सकती। मतलब 3 जजों की बेंच 5 जजों की बेंच के फैसले को नहीं पलट सकती। अगर उन्हें लगता है कि बड़ी बेंच का फैसला गलत है तो वो केस को और बड़ी बेंच को रेफर कर सकते हैं, पर खुद उसे रद्द नहीं कर सकते। ये तो बहुत जरूरी है, वरना तो हर छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसलों को बदलने लगेगी और कानून में कोई स्थिरता ही नहीं बचेगी, पूरा सिस्टम ही डह जाएगा। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट हमारे कानूनी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये स्थिरता, एकरूपता और निश्चितता देता है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून मनमाना ना हो और एक जैसे मामलों में सबके साथ एक जैसा न्याय हो। लेकिन ये एक जंजीर भी नहीं है जो हमें गलत फैसलों से बांध कर रखे। ओवर रूलिंग और पर इंक्यूरियम जैसे तरीकों से ये लचीला भी बनता है ताकि समय के साथ कानून विकसित हो सके और न्याय हो सके। इसका एक ही सुनहरा नियम है, पुराने फैसलों का सम्मान करो पर कभी भी न्याय की कीमत पर नहीं। और अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो आप सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ऐसे वकील बनेंगे जो कानून की आत्मा को समझता है। आप जानेंगे कि कोर्ट में एक दलील कैसे जीती जाती है, कैसे एक पुराने केस का हवाला देकर पूरे केस का रुख मोड़ा जा सकता है और कैसे किसी पुराने केस की खामी निकालकर उसे खारिज करवाया जा सकता है। लेकिन जाते हफ्ते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज जब दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नई कानूनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, साइबर क्राइम, एआई के अधिकार। तो क्या हमारा ये सिस्टम जो पुराने फैसलों पर आधारित है भविष्य की इन अनजान चुनौतियों के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं और ये भी बताएं कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। तब तक के लिए वकील साहब की टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें